हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ईवीएस नीट एकेडमी। आज मैं जुनून जेआरएफ की जो सीरीज स्टार्ट की हूँ, ये पार्ट थर्ड सीरीज है। इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर रही हूँ। ये जो सीरीज है जुनून जेआरएफ की मोस्टली पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा 100% इस सीरीज से आपको बेनिफिट होने वाला है। तो जो भी मैं इस सीरीज में लेके आ रही हूँ, प्लीज़ उसको मिस बिल्कुल भी ना करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में लोएस्ट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कौन सा है। अगर आपको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मैंने पहले भी डिस्कशन की हूँ, अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजी वे में दे देंगे, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो सकती है, तो मैं आपको डिस्कशन कर देती हूँ कि क्या होती है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए पोरस मीडियम टू ट्रांसमिट वाटर अंडर सैचुरेटेड और नियरली सैचुरेटेड कंडीशन। तो यहाँ कह रहा है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को हम परमिबिलिटी भी कहते हैं, कि जो एबिलिटी है पोरस मीडियम का, जो सॉइल का, अपने में से वाटर को ट्रांसमिट होने देना, फ्लो होने देना, उसे कहा जाता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ईजी आप सिंपल परमिबिलिटी भी इसे कह सकते हैं। इसे केस से हम डिनोट करते हैं। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाई थी एक्वीफर प्रॉपर्टी, ये टॉपिक में डिस्कशन की हूँ, आप ज़रूर उसको वीडियो को ज़रूर देखे जाकर एक बार, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ओके, तो यहाँ परमेबिलिटी, तो क्ले क्या है, क्ले का जो परमेबिलिटी नेग्लिजिबल होती है और उसकी पोरोसिटी हाई होती है, क्योंकि वो वाटर को अपने में होल्ड कर लेता है और परमेबल नहीं होने देता है। तो यहाँ लोएस्ट पूछा गया, तो क्ले इसका आंसर होगा। अगर हायर पूछता, अगर पूछ भी सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो ग्रेवल होगा। ग्रेवल का परमेबिलिटी अपने में से पानी को फ्लो होने देता है, पोरोसिटी नेग्लिजिबल होता है उसका। तो मैं यहाँ दे दी हूँ, आप इसको एक बार चेकआउट कर लेंगे। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में भी पूछे तो आप उसको इजी वे में आंसर दे देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है, ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हो जाता है, क्वेश्चन सेम रहता है। तो इस क्वेश्चन का एक मेन फंडा ये है कि आपको फॉर्मूला अगर याद है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर अच्छे से दे देंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें कम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छी है आपका, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इजी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का मैं फार्मूला यहाँ पे दे दी हूँ, तो क्वेश्चन को एक बार चेकआउट रीड कर लेते हैं। एट लोकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय लैटिट्यूड 530 डिग्री, प्रेशर इज फाउंड टू 1 MB, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर मास, डेंसिटी दे रखा है एयर मास का 1.25 kg पर मीटर क्यूब। जियोस्ट्रोफिक विंडो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जियोस्ट्रोफिक विंड वेलोसिटी इक्वल टू पी यहाँ प्रेशर इन पास्कल में लेंगे, टू एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इनटू डेंसिटी इंटू साइन फाई इंटू डिस्टेंस। अब इसको 1 by 1 करके सारे फार्मूला को, सारे जो जो दिया गया हुआ है वैल्यू को इस फार्मूला में हम लोग पुट ऑन करेंगे, ठीक है, डालेंगे सबको। और कभी भी हमें जो प्रेशर है उसको हमें पास्कल में, प्रेशर को हम पास्कल में लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे 1 प्रेशर है 1 MB, तो 1 MB इक्वल टू कितना होता है 100 पास्कल। तो बनाते हैं इसको, यहाँ पे 100 लिख लेंगे, 2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो फिक्स होता है, आप उसको नोट कर लेंगे। 7.3 है इंटू 10⁻⁻5 है। तो यहाँ पे 7.3 इंटू 10⁻⁻5 है, इंटू क्या दे रखा है डेंसिटी, डेंसिटी हमारा दे रखा है 1.25, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 0.5 पुट ऑन कर लेते हैं। और डिस्टेंस दे रखा है कि 100 किलोमीटर, तो 100 को मीटर में बदल देंगे, 100 इंटू 1000।
तो यहाँ मीटर में आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे को सॉल्व करने के बाद आप खुद से एक बार सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। एक बार सॉल्व आप खुद से करके देखिएगा तो आपको जल्द ईजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो 800 हमारा 800 डिवाइडेड बाई 73 आता है, 10.937 समथिंग आएगा। तो इसका जो वैल्यू आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 11 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन इसमें नीड होती है, इसलिए आप अगेन अगेन मैं कर, इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाए, एग्जाम में जाने से पहले आ सकते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जियो साइंस से, रॉक से है। यहाँ पे पूछा गया है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेट्रिटल सेडिमेंट्री रॉक। का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? सैंडस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमरेट, चौक। यहाँ पे डेट्रिटल एक मीनिंग यहाँ पे है, और जिसका मतलब होता है कि वैसा जो सेडिमेंट्री रॉक जिसका फॉर्मेशन जिसका फॉर्मेशन एक ऐसा रॉक जो एग्जिस्टिंग रॉक होता है, जो सॉलिड फॉर्म में उसका फॉर्मेशन होता है, जैसे ग्रेविटी के थ्रू, वाटर के थ्रू, आइस के थ्रू उसका फॉर्मेशन हुआ हो, वो कहलाता है डेट्रिटल सेडिमेंट्री रॉक का ही पार्ट होता है। ये सेडिमेंट्री रॉक का ही पार्ट होता है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो अगर आपको सेडिमेंट्री रॉक का टाइप्स अगर पढ़े होंगे तो आप इसे इजी वे में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन सेडिमेंट्री रॉक है, कौन डेट्रिटल रॉक है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसका सबका जैसे इग्निशियस रॉक के बारे में दे दी हूँ यहाँ पे, और डेट्रिटल सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल जैसे ग्रेवल हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, ब्रेसिका हो गया, सैंडस्टोन हो गया, मड हो गया, ये सब डेट्रिटल सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल हैं। तो ऑप्शन में कौन सा नहीं है? चौक है, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट सब तो है, लेकिन चौक हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, नॉट डेट्रिटल सेडिमेंट्री रॉक। तो हमें आंसर इसका 2 हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा एक बार जस्ट ओवरव्यू आपको एक बार देख लेना है, इग्निशियस रॉक के टाइप्स देख लेना है। आपको एक बार पूछ सकता है नेक्स्ट बार इग्निशियस रॉक कौन है, दे देंगे ऑप्शन, उसमें तो आपको फाइंड आउट करना होगा। बस एक बार देख लेना है आपको, इसका डेट्रिटल सेडिमेंट्री रॉक का भी देख लेना है आपको। सेडिमेंट्री रॉक में चौक आता है ना, यहाँ सेडिमेंट्री रॉक एग्जाम्पल है चौक, डेट्रिटल का नहीं है, तो चौक सेडिमेंट्री का है। तो ये सब आपको एक बार जस्ट ओवरव्यू लेना है। मेटामॉर्फी का भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दी हूँ, आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल सिस्टम विथ लोएस्ट इंट्रोपी। अगर इंट्रोपी का मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि लोएस्ट इंट्रोपी किसका है, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि इंट्रोपी होती क्या है। ओके, तब जाके आपको ये आंसर इजीली अंडरस्टैंड हो पाएगा। तो इंट्रोपी एक सिंपल वर्ड में मैं कहूँ कि क्या होता है, डिसऑर्डर रैंडमनेस। चलिए इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। द मेजर ऑफ ए सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर डैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। जो हमारा जो वर्क है उसके लिए जो एनर्जी है वो अनअवेलेबल हो, जिसका कोई यूज ना हो, ठीक है, वो इंट्रोपी कहलाती है। बिकॉज वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्डर मॉलिक्यूलर मोशन, द अमाउंट ऑफ इंट्रोपी इज एल्सो मेजर ऑफ द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। कोई भी सिस्टम में अगर डिसऑर्डर आ जाता है, रैंडमनेस आ जाता है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड आपका क्या हो गया, इंट्रोपी। तो ये कोई भी काम में रुकावट आ गया तो वो हमारा इंट्रोपी, रैंडमनेस आ गई तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, तो वो इंट्रोपी हम उसे कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया होगा, लोएस्ट इंट्रोपी मतलब सबसे कम इंट्रोपी किस में है, मतलब सबसे कम कौन सा इंट्रोपी सबसे कम किस में है, सबसे कम रैंडमनेस किस में देखा गया। तो लैंड इन मोनोकल्चर एग्रीकल्चर सस्टेन बाय हाई एनर्जी इनपुट, इसमें तो हमको हाई इंट्रोपी है। जैसे लैंड इन मोनोकल्चर एग्रीकल्चर सस्टेन बाय हाई एनर्जी इनपुट करा, तो इसमें हाईएस्ट लग रहा है। सॉइल कंटेंट ए बैलेंस्ड कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैलेंस्ड कम्युनिटी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉइल कंटेंट ए बैलेंस कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बता रहा है ये ऑप्शन।
कोरल रिड्यूस टू CO2 है यहाँ पे, ठीक है, CO नहीं है, CO2 है। और पॉल्यूटेड रिवर तो सबसे हाईएस्ट इंट्रॉपी शो कर रहा है। उसमें कितने सारे उसमें जो हमारे यूजफुल किसी एनर्जी के लिए यूजफुल भी नहीं होगा कोई वर्क के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा जो रैंडमनेस शो कर रहा है, हमारा डिसऑर्डर शो कर रहा है, वो हमारा पॉल्यूटेड रिवर शो कर रहा है। जो कोल रिड्यूस टू CO2, यहाँ पे कोरल है, कोरल रिड्यूस टू CO2, कोरल रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस करना मतलब रैंडमनेस है इसमें। लेकिन बैलेंस्ड कम्युनिटी कहीं से भी आपको लग रहा है कि वो हाईएस्ट इंट्रोपी नहीं, वो बैलेंस्ड है, तो इसे तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सॉइल कंटेनिंग ए बैलेंस्ड कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा। इसमें रैंडमनेस कम है, तो इसमें नहीं है रैंडमनेस, बैलेंस्ड है सब कुछ, तो ये एंट्रोपी तो होगी नहीं, पार्ट इसका होगा ही नहीं, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। लोएस्ट एंट्रोपी अगर पूछ रहा है तो सॉइल कंटेन ए बैलेंस कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड लोएस्ट एंट्रोपी। और एक क्वेश्चन और भी है केमिस्ट्री से, ये मोस्ट फेवरेट है NTA का, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर एग्जाम में वैल्यू चेंज करके दे दे तो आप इसको इजी वे में सॉल्व कर लेंगे और आपका 2 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक होता है कि एट STP और एक होता है 25 डिग्री या 0 डिग्री पे पूछ लेता है, तो आपको ये वैल्यू कभी कभी कन्फ्यूजन कर देती है कि STP पे क्या होगा, 0 डिग्री पे क्या होगा, 25 डिग्री पे क्या होगा वैल्यू वॉल्यूम का, ये आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन करती है। तो वो उसका आपको प्रैक्टिस से ही वो कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी, ठीक है। मैं आपको तो बस बताऊँगी सॉल्व करने का तरीका कि सॉल्व कैसे करेंगे। एट STP पूछेगा तो हमें 22.4 लेना है। 1 ppb पूछ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का, आपको मॉलिकुलर वेट भी पता होना चाहिए और इसका जो मॉलिकुलर वेट भी पता होना चाहिए और मॉलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं इसका ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, तो सल्फर का मॉलिकुलर वेट 16 होता है, तो 16 कर देंगे। और ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है, मॉलिकुलर मास होता है 16। यहाँ 2 ऑक्सीजन के दे रखा है, तो 16 इंटू 2 कर देंगे और 16 इंटू 2 तो इसका 32 हो जाएगा। और सल्फर का 16 एटॉमिक मास 32 होता है इसका, तो ये तो एटॉमिक नंबर मैं लिखी हूँ। सॉरी, एक मिनट, SO2 इसका 32 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 32 64 आ जाएगा SO2 का। ये आपको पता होना चाहिए, आप 12th में पढ़े होंगे निकालने के लिए, 11th-12th में ही। तो मैं बस जस्ट आपको फॉर्मूला में पुट करूँगी। 1 ppb आंसर हमारा माइक्रोग्राम मीटर क्यूब में, तो हमें यूनिट कन्वर्जन करने की नीड नहीं है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है। 22.1 STP पे हमारा 22.4 लेंगे या 0 डिग्री पे, ठीक है। तो आंसर जो निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेट 2.86 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको छोटी छोटी चीज़ आपको 2 नंबर दिलवा सकती है, छोटी छोटी चीज़। अगर STP का जो वैल्यू आपको वॉल्यूम का पता होगा 22.4 होता है, 0 डिग्री का भी 22.4 होता है, 25 डिग्री का होगा 24.4, ये सब आपका यूनिट कन्वर्जन आपको आंसर नंबर दिलाएगी। और ये नंबर आपको मिलेगा कब, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी न्यूमेरिकल में आपको नंबर चाहिए तो, क्योंकि फार्मूला आपको याद करना होगा। फार्मूला मैं बता दूंगी लेकिन वो आपको याद करना होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए सब कुछ इजी होगा। मैं बार बार आपको प्रैक्टिस की ही आपको सजेशन दूंगी, क्योंकि मैं खुद से मुझे लग रहा है कि मैं आपको जो यहाँ बता रही हूँ कि ये मुझे प्रैक्टिस से है। मैं बार बार कंटिन्यूस को प्रैक्टिस कर रही थी। जब आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको देखते ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज में बस आज इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर लाऊंगी न्यू वीडियो। कल मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से का जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बनाऊंगी कि आपके एग्जाम में 100% है कि श्योर कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे आने वाला है, चाहे ईजी चाहे डायरेक्ट दे या इनडायरेक्ट दे, क्वेश्चन आएंगे, ये गारंटी है 100%। और इसीलिए आप इस वीडियो का कोई भी सीरीज को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें।
अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट को सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू सो मच। अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, रिवीजन पे फोकस कीजिए, कोई भी इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से बचिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। तो अभी नेगेटिविटी दिमाग से बिल्कुल भी दूर कर दीजिए और पॉजिटिव थिंक के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। बस मेरा तो यही सजेशन है कि आप लोग जल्दी से जीआरएफ क्रैक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।